नमस्कार मित्रों, एक महत्वपूर्ण विकास में केंद्र सरकार ने कर के मामले में एक और बड़ा कदम उठाया है। जैसा कि हमने पहले ही रिपोर्ट किया था, वर्तमान आयकर अधिनियम को रद्द करके एक नया आयकर अधिनियम पेश किया गया है। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस नए बिल को प्रस्तुत किया है। तो इस नए आयकर अधिनियम में क्या है, क्या क्या बदला है, वर्तमान आयकर अधिनियम और इसमें क्या अंतर है, सरकार इसे क्यों ला रही है, इन सब को हम इस रिपोर्ट में जल्दी से जानेंगे। आइए समझते हैं, क्या है यह नया कर कानून। दोस्तों, इसे डायरेक्ट टैक्स कोड कहा जा रहा था। हमने कहा था कि सरकार बजट में इसे घोषणा कर सकती है। उसी के अनुसार निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा था कि हम एक सप्ताह में नया बिल पेश करेंगे, और अब उन्होंने इसे पेश कर दिया है। अब यह आधिकारिक रूप से आ गया है। ऐसे में अगर पूछा जाए कि सरकार यह निर्णय क्यों ले रही है, तो दोस्तों, वर्तमान में हमारे पास जो आयकर अधिनियम है वह बहुत पुराना है। यह 1961 में नेहरू के समय में तैयार किया गया था। आज के समय की तुलना में यह बहुत आउटडेटेड हो गया है और साथ ही बहुत जटिल भी है। दर्जनों छूटें, कटौतियां, कई टैक्स दरें, विशेष टैक्स दरें, इस तरह बहुत जटिलता है। कई बार लोग आयकर भरने के लिए गए भी, लेकिन टैक्स भरने की प्रक्रिया देखकर घबराकर वापस लौट आते थे। बहुत से लोगों को यह समझ में ही नहीं आता था। सीए या ऑडिटर की मदद के बिना इसे करना संभव नहीं था। बस यह कहकर कि यह झंझट है, कई लोग टैक्स भरने में रुचि होने के बावजूद नहीं जा रहे थे। इसलिए इस डायरेक्ट टैक्स कोड के माध्यम से सरकार आयकर भरने की प्रक्रिया को यथासंभव सरल बनाने की कोशिश कर रही है। इसी कारण आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेने के लिए आयकर अधिनियम 2025 प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में इसे संसदीय समिति को भेजा गया है। दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलनी होगी। कहा गया है कि यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। वास्तव में 2009 में डायरेक्ट टैक्स कोड का पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 2010 में संसद में चर्चा भी हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार पहले जीएसटी लाना चाहती थी, इसलिए देरी हुई। 2017 में सबसे पहले जीएसटी आया। इसके बाद मोदी सरकार ने जीएसटी लाने के 2 साल के भीतर ही डायरेक्ट टैक्स कोड में सुधार करके लाने का विचार किया था। लेकिन लोगों को अभी भी जीएसटी को समझकर अपनाने के लिए समय चाहिए था, क्योंकि यह पूरा सिस्टम पूरे देश के लिए एक नई कर प्रणाली थी। मतलब पुराने कर थे, वैट आदि, जिनकी जगह एक एकीकृत प्रणाली लाई गई थी। इसे व्यापारियों और लोगों को समझाकर सामान्य बनाने के लिए समय चाहिए था। इसलिए डायरेक्ट टैक्स कोड को साथ में लाना उचित नहीं लगा, तो उन्होंने इंतजार किया। अब आखिरकार इसे पेश किया है। तो इसमें क्या है, क्या बदल रहा है? सरल कानून। आयकर कानून को सरल बनाया गया है। वर्तमान में आयकर अधिनियम 823 पन्नों जितना बड़ा है, एक बड़े ग्रंथ की तरह। अब इसे 622 पन्नों तक कम कर दिया गया है। अधिनियम के आकार को 25 से 30% तक ट्रिम डाउन किया गया है, काट दिया गया है। पहले 298 सेक्शन थे, उन्हें और सरल बनाकर 536 तक बढ़ाया गया है। लेकिन अनावश्यक पॉइंट्स को हटाया गया है। उदाहरण के लिए सेक्शन 80 सीए, 80 सी, एफ आदि जो उपयोग में नहीं थे, ऐसे सेक्शनों को हटा दिया गया है। बिल को बहुत क्रिस्प और टू पॉइंट बनाया गया है। टेबल और फार्मूलों का उपयोग किया गया है। जितनी अधिक अस्पष्टता थी, उतनी ही अधिक व्याख्या की आवश्यकता पड़ती थी, जिससे भ्रम पैदा हो रहा था। मुकदमों में वृद्धि हो रही थी। इसे नियंत्रित करने की आशा के साथ अब आयकर अधिनियम में टैक्स ईयर का उपयोग किया जा रहा है। पहले असेसमेंट ईयर, एवाई, पिछला वर्ष आदि सभी उपयोग किए जाते थे। अब असेसमेंट ईयर के बजाय टैक्स ईयर और पिछले वर्ष के बजाय वित्तीय वर्ष का उपयोग किया गया है। कैपिटल गेन्स में कोई बदलाव नहीं है। इस नए आयकर कानून में कैपिटल गेन्स के मामले में कोई बदलाव आ सकता है, ऐसी अपेक्षा थी। कैपिटल गेन का मतलब है कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स,
रियल एस्टेट जैसी किसी भी संपत्ति से जब आप खरीदने के बाद फिर से बेचते हैं तो आप उसे कितने लाभ पर बेचते हैं, वही कैपिटल गेन होता है। ऐसी आय को वर्तमान में अलग से कैपिटल गेन आय के रूप में माना जा रहा है। लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन पर क्रमशः 12.5% और 20% के अलग अलग टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो अगर वे इसे बदलते हैं और कैपिटल गेन को सामान्य आय के रूप में मानते हैं तो कैपिटल गेन पर भी आयकर के स्लैब लागू होंगे, जिससे भारी कर देना पड़ता था। लेकिन नए आयकर में उस तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वास्तव में टैक्स के मामले में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि एसटी चार्जेस को खर्च के रूप में क्लेम नहीं किया जा सकता है, बस इतना ही। क्रिप्टो पर टैक्स। अब क्रिप्टो आय सहित वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों को संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्रिप्टो संपत्ति को डिजिटल संपत्ति के रूप में क्लासिफाई किया गया है। पहले से ही 2 साल पहले वित्त विधेयक के माध्यम से सरकार ने क्रिप्टो पर टैक्स लगाया था, 30% टैक्स लगाया था, यानी क्रिप्टो से होने वाले लाभ पर। लेकिन अब इसे सीधे आयकर अधिनियम में ही परिभाषित किया जा रहा है। इससे न केवल टैक्स भरना होगा, बल्कि अगर ईडी या आईटी छापा मारते हैं तो वे इन डिजिटल संपत्तियों को भी जब्त कर सकते हैं। केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकते हैं। पहले ऐसा अनुमान था कि टैक्स ऑडिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ साथ सीएस, कंपनी सेक्रेटरीज और सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन सरकार ने उसे खारिज कर दिया है और कहा है कि सिर्फ सीए ही ऑडिट कर सकते हैं। टैक्स ऑडिट क्या है? जब किसी कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ के लेनदेन से अधिक हो जाता है तो टैक्स ऑडिट करना पड़ता है। तो इन सब मामलों में पहले की तरह ही केवल सीए को ही ऑडिट करना चाहिए, यही इसमें भी कहा गया है। इसी तरह कहा गया था कि विदेशी कंपनियों के टैक्स रेट कम हो सकते हैं, लेकिन वह भी नहीं हुआ। करदाताओं के रेजिडेंशियल स्टेटस को सरल बनाएंगे, आरओआर, आरएनओआर, एनआर सभी को हटाकर केवल रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट 2 कैटेगरी करेंगे, ऐसी आशा थी, लेकिन वह बदलाव भी इसमें नहीं दिखा। साथ ही आय के शीर्षकों का पुनर्नामकरण करेंगे, वेतन से आय को एम्प्लॉयमेंट इनकम और अन्य स्रोतों से आय को रेजिडुअरी इनकम में बदल देंगे, ऐसी उम्मीद थी। इस बदलाव को भी नहीं किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों, इस नए आयकर कानून में हमें कोई बड़ा संरचनात्मक क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं दिख रहा है। फिलहाल किसी भी टैक्स दर में बदलाव नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि केवल पहले के कानून को सरल बनाने का काम ही हुआ है। सरल होने के बाद अगली पीढ़ी आसानी से टैक्स भर सकती है। अब जिन व्यक्तियों की छोटी मोटी सैलरी है, वे खुद ही अपना टैक्स भर सकते हैं। ऐसा सोच रहे थे कि वे इसे इस तरह से सरल बनाएंगे। इसके अलावा इससे संबंधित कोई नया पोर्टल या नया ऐप आएगा क्या? इसके संबंध में अब जिज्ञासा बनी हुई है। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते रहेंगे। नमस्ते।